हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है धातु के एक टुकड़े को गहरी झील में गिराने पर जैसे जैसे वह गहरा डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। तो जो उत्प्लावन बल कार्य करता है, ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है कि बढ़ता है, ऑप्शन ए दिया है बढ़ता है, ऑप्शन बी दिया है घटता है, ऑप्शन सी दिया है एक विशेष गहराई पर समाप्त हो जाता है और ऑप्शन डी दिया है स्थिर रहता है। तो जब हम किसी भी धातु के एक टुकड़े को गहरी झील में गिराने पर जैसे जैसे वह गहरा डूबता जाता है उस पर जो उत्प्लावन बल होता है वो घटता जाता है। तो उसमें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या होगा? घटता जाता है। उत्प्लावन बल इसमें क्या होता है, जब इसमें दिया है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है उत्प्लावन बल कहलाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। इसका सर्वप्रथम अध्ययन आर्किमिडीज ने किया था, इसलिए इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है रेडियो सिग्नलों आयाम मॉडुलन एवं आवृत्ति मॉडुलन से संबंध निम्नलिखित कथनों के विकल्पी उत्तरों में से सही को चुनिए। रेडियो सिग्नलों आयाम मॉडुलन एम्पलीट्यूड मॉडुलन एवं आवृत्ति मॉडुलन FM फ्रीक्वेंसी मॉडुलन से संबंध निम्नलिखित कथनों के गए विकल्पी उत्तरों में से सही को चुनिए। तो इसमें जो पहला दिया है कि AM रेडियो तरंगे वायुमंडल की आयनिक परतों से वापस आती है। ऑप्शन बी इसमें दूसरा दिया गया है कि FM रेडियो तरंगे आयनिक परतों का वेधन करती है। और इसमें तीसरा दिया है कि FM प्रेषण दर्श रेखीय आधार पर संपन्न होता है। और ऑप्शन इसमें चौथा दिया गया है AM रेडियो तरंगों की तुलना में FM रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति है वो बहुत कम होती है। तो इसमें हमको ये चार दिए गए हैं 1 2 3 4 और इसमें से सही उत्तर विकल्प में से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि AM रेडियो तरंगे वायुमंडल की आयनिक परतों से वापस आती हैं, ये क्या है? सही है। दूसरा दिया है कि FM रेडियो तरंगे आयनिक परतों का वेधन करती हैं, ये भी सही है, दूसरा भी। तीसरा दिया है कि FM प्रेषण दर्श रेखा के आधार पर संपन्न होता है, ये तीसरा भी सही है। लेकिन जो चौथा दिया है कि AM रेडियो तरंगों की तुलना में FM रेडियो तरंगों की आवृत्ति बहुत कम होती है, ये क्या है? गलत है। तो इसमें ऊपर का तीनों क्या है? सही है। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है इन कथनों में से ए में दिया है 1 व 3 सही है, बी में दिया है कि 2 व 3 सही है, और ऑप्शन सी में दिया है कि 1 2 3 सही है, और ऑप्शन डी में दिया है चारों सही है। तो इसमें से 1 2 और 3 सही है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी पिंड का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होती है। कोई भी पिंड है उसका जो भार है वो विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें देखते हैं ए दिया है इसमें कि ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा विषुवतीय रेखीय अर्धव्यास अधिक है। बी में दिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। सी दिया है कि ध्रुवों पर बर्फ की मोटी परत जमी होती है। और डी दिया है कि विषुवत रेखीय त्रिज्या की अपेक्षा ध्रुवीय त्रिज्या बड़ी है। तो किसी भी पिंड का जो भार होता है वो विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है, वो ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा विषुवतीय रेखीय अर्धव्यास अधिक है।
और दूसरा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो ये इसलिए होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, क्योंकि इसकी जो ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा विषुवतीय अर्धव्यास अधिक होता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो इसमें ये दोनों ए और बी क्या हैं, सही हैं। तो ए और बी इसमें देखेंगे तो ऑप्शन ए में ए और बी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दिया है कि ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा विषुवतीय रेखीय अर्धव्यास अधिक होता है, ये दिया है ऑप्शन ए में। और ऑप्शन बी में दिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ए और बी क्या है, सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाया जाता है। अगर धागे की लंबाई व टुकड़े के वेग दोनों को 2 गुना करने पर धागे का तनाव पहले की अपेक्षा क्या होगा। जब किसी भी धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बंधा है और धागे के दूसरे सिरे को हाथ में लेकर के पकड़कर वृत्ताकार घुमाया जाता है, तो अगर धागे की लंबाई व टुकड़े के वेग दोनों को 2 गुना करने पर धागे का तनाव क्या होगा पहले की अपेक्षा। ऑप्शन ए दिया है कि 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी दिया है 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी दिया है आधा रह जाएगा और ऑप्शन डी दिया है अपरिवर्तित रहेगा। तो जब किसी भी धागे के एक सिरे पर पत्थर बांधते हैं और उसे हम धागे को दूसरे सिरे में पकड़ करके हाथ से वृत्ताकार घुमाते हैं, तो धागे की जो लंबाई होती है वो टुकड़े के वेग दोनों में 2 गुना करने पर जो धागे का तनाव होता है वो पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि टीवी के दृश्य पटल पर सभी वर्ण, जो टीवी हैं उनके दृश्य पटल पे जो वर्ण होते हैं, रंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है लाल हरा नीला वर्ण द्वारा बनते हैं। ऑप्शन बी में दिया है लाल पीले नारंगी व नीले वर्ण के द्वारा बनता है। ऑप्शन सी में दिया है कि नीले हरे पीले वर्ण द्वारा बनता है। और ऑप्शन डी में दिया है कि बैंगनी जामुनी नीले हरे रंग पीले नारंगी व लाल वर्ण के द्वारा बनते हैं। तो जो टीवी के दृष्टिपटल पे सभी वर्ण रंग जो होते हैं वो लाल हरे और नीले वर्ण के द्वारा बनते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और जो लाल हरे और नीले रंग होते हैं यह प्राथमिक रंग कहलाते हैं, लाल हरे और नीले। और यही क्या होता है, टीवी के दृष्टिपटल पे सभी वर्ण रंग के लिए इन्हीं से बनते हैं, लाल हरे और नीले वर्ण से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है डायनमो जो विद्युत का जनन करता है वास्तव में, डायनमो जो विद्युत का जनन करता है वास्तव में, ऑप्शन ए दिया है आयनों के स्रोत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी दिया है कि विद्युत आवेश के स्रोत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रॉनों के स्रोत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी दिया है ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। तो जो डायनमो होता है जो विद्युत का जनन करता है वास्तव में वो ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 750 वाट अंकित विद्युत इस्त्री में 220 वोल्ट प्रभावित धारा, 750 वाट अंकित विद्युत इस्त्री में 220 वोल्ट प्रभावित धारा। ऑप्शन ए में दिया है कि 0.34 एम्पियर है। ऑप्शन बी में दिया है 0.29 एम्पियर है। और ऑप्शन जो सी दिया है वो 2.90 एम्पियर है। और ऑप्शन डी दिया है कि 3.41 एम्पियर है। तो 750 वाट दिया है अंकित विद्युत इस्त्री 200 वोल्ट से प्रभावित धारा इसमें पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। तो हम आप लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है P=VI। तो इसमें हम देखेंगे तो जो इसमें P दिया है वो 750 वाट दिया है और जो हमें इसमें 220 वोल्ट V दिया है और इसमें हमसे I पूछ रहा है। तो I कितना होगा, P/V होगा। इससे फॉर्मूले से ये फार्मूला बना है I
आई इक्वल टू पी वाई वी। पी का मान इसमें कितना है 750 है और इसमें जो वी का मान है वो कितना है 220 है और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3.41 एम्पियर के लगभग आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है 3.41 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो कण और प्रतिकण है। तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ऑप्शन बी दिया है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। ऑप्शन डी दिया है कि न्यूट्रॉनो और न्यूट्रॉन है। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण है। तो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन होता है वो कण प्रतिकण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कण इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कण प्रतिकण होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थिर वैद्युत बल। क्वेश्चन दिया है कि एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन ए दिया है उनके बीच नाभिकीय बल के बराबर होता है। ऑप्शन बी दिया है कि नाभिकीय बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। ऑप्शन सी दिया है कि नाभिकीय बल की अपेक्षा निर्बल होता है और ऑप्शन डी दिया है कि होता ही नहीं है। तो एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थिर विद्युत बल जो होता है वो नाभिकीय बल की अपेक्षा निर्बल होता है, नाभिकीय बल की अपेक्षा निर्बल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है कि जीमोन प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन बी दिया है डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन सी दिया है डी ब्रोगली प्रमेय पर आधारित है और ऑप्शन डी दिया है कि ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोबाल्ट 16 में कौन सी किरण निकलती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है एक्स रे। ऑप्शन बी दिया है गामा रे। ऑप्शन सी दिया है बीटा रे और ऑप्शन डी दिया है कि सभी। तो कोबाल्ट 16 में जो कौन सी इसमें से किरणें निकलती हैं तो गामा रे किरणें निकलती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि छेद बनाने के लिए वर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है लैपिंग कहते हैं, बी दिया है रिमिंग कहते हैं, सी दिया है ब्रोचिंग कहते हैं और ऑप्शन डी दिया है कि टैपिंग कहते हैं। तो छेद बनाने के लिए वर्मा से चूड़ी बनाने की प्रक्रिया को टैपिंग कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है पाउंड को किग्रा में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है। जब हम पाउंड को किसी को पाउंड से किग्रा में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है। ऑप्शन ए दिया है 0.4536 द्वारा। ऑप्शन बी दिया है 0.3645 द्वारा और ऑप्शन सी दिया है 0.4356 द्वारा और ऑप्शन डी दिया है 0.6543 द्वारा। तो किसी पाउंड को किग्रा में बदलने के लिए उसमें किससे गुणा करते हैं तो 0.4536 के द्वारा करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 0.4536 द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न सक्रिय न हो। दिया है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति व दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ये दिया है ऑप्शन ए में कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम में है। ऑप्शन बी दिया है न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम है।
ऑप्शन सी दिया है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है और ऑप्शन डी दिया है कि गैलीलियो की गति विषयक नियम है। तो किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति या दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न सक्रिय हो। यह न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इसमें कुछ और जान लेते हैं कि न्यूटन के दूसरा और तीसरा नियम में क्या है। न्यूटन के किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा परिवर्तन उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल क्रियाशील होता है। इसे हम न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। तृतीय नियम में क्या दिया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है तथा यह दो भिन्न पिंडों पर कार्य करता है। इसे न्यूटन के तृतीय नियम कहते हैं। जैसे में दिया है कि नाव के किनारे पर कूदने से नाव को पीछे हट जाना, बंदूक की गोली निकलने पर बंदूक का पीछे की ओर धक्का लगना, ये इसके क्या एग्जाम्पल हैं। और इसमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किसने किया था। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, एडिसन ने, बी दिया है न्यूटन ने, सी दिया है फैराडे ने और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, तो न्यूटन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। विद्युत चुंबकीय प्रेरक का सिद्धांत माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। ऑप्शन ए दिया है कि न्यूटन के प्रथम नियम में, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन के द्वितीय नियम में, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन के तृतीय नियम में और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है, ये न्यूटन के द्वितीय नियम में है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होता है जो, ऑप्शन ए दिया है स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, बी दिया है स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऑप्शन सी दिया है ऊपर की ओर त्वरित होता है और ऑप्शन डी दिया है नीचे की ओर त्वरित होने वाले। तो किसी भी व्यक्ति का जो भार होता है वह लिफ्ट में अधिक होता है जब ऊपर की ओर त्वरित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जब व्यक्ति का भार क्या हो, अधिक हो लिफ्ट में, तब वो क्या होगा, ऊपर की ओर त्वरित होने पर ऐसा होता है। ये इसमें बताया है कि जब लिफ्ट एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट के स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब नीचे की ओर जाएगा तो पिंड का जो भार होगा घटा हुआ प्रतीत होगा, जब ऊपर की जाएगा तो बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। ऑप्शन ए दिया है कि गतिहीनता, ऑप्शन बी दिया है जड़त्व, ऑप्शन सी दिया है कुल भार, ऑप्शन डी दिया है अक्रियता। तो किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह किसी सीधी रेखा के विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी भी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, किसी भी पिंड का जो वेग है वो समरूप कहा जाता है जब, ऑप्शन ए दिया है कि वेग का सिर्फ मान नियत रहे, ऑप्शन बी दिया है कि वेग की सिर्फ दिशा नियत रहे, ऑप्शन सी दिया है कि वेग के मान और दिशा दोनों नियत रहें और ऑप्शन डी दिया है कि वेग के मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हों। तो किसी भी पिंड का जो वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है।